चलो गाइस डिस्कस करते हैं आज टेस्ट वन। मैंने टेस्ट वन ऑलरेडी अपलोड किया था, मगर स्टूडेंट को कुछ उसमें डाउट आ रहे थे, इसलिए मैंने अगेन टेस्ट वन आज अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें टेस्ट वन के साथ साथ टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, टेस्ट फोर, टेस्ट फाइव, टेस्ट सिक्स के सारे लिंक्स इस टेस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं। तो आप आराम से एक एक करके टेस्ट देख सकते हो। आराम से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर वे में सारे टेस्ट आप कंप्लीट कर सकते हो, लॉ के टेस्ट। ओके सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। लॉ टेस्ट वन है और टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन वन दिया है, पर्सन इज सेड टू बी of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he make it he is capable of। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो उस सिचुएशन में पर्सन कैसा होना चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसको एक दो मारे तो भी समझ में ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। देखो लीगल टर्म में पर्सन कैसा होना चाहिए, पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन लुनेटिक नहीं होना चाहिए, ना ही पर्सन क्या होना चाहिए, यानी कि वो पूरी सिचुएशन से अवेयर होना चाहिए। ऐसा पर्सन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं। अगर वो पर्सन सभी क्वालिटी उसमें देखी तो हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, अंडरस्टैंडेबल पर्सन है। तो यहाँ पर लिसनिंग इट नहीं, बिल्कुल हेयरिंग इट नहीं, अंडरस्टैंडिंग इट। जो पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट के सम टर्म और एग्रीमेंट समझ में आते हैं तो वो पर्सन को अंडरस्टैंडिंग इट बोला जाता है। अंकित एग्री टू पे क्वेश्चन 2 पे बीना ₹5,000 इफ इट रेन टुडे, अदरवाइज बीना पे अंकित ₹2,000 इज देयर इज। ऐसी कोई भी एग्रीमेंट होती है, ये बीटिंग होती है, इसको वेगरिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलते हैं आगे। वेगरिंग एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट राइटिंग ऑफ अ पर्सन नेम on the face or back of an instrument or a slip of paper attached to it is known as। जब भी आप राइटिंग ऑफ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ लेना। ये पेपर मेरा दोस्त है रमन, मैं उसको पेपर दे रहा हूँ, उसके साथ साथ उसको नाम ले रहा हूँ कि रमन भाई ने ये पैसा मेरे बिहार पर बैंक से उचलना चाहिए। सर सुनो मेरी बात, यहाँ पर पार्टीज कितनी है, देखो मेरी बात, चेक है, पहला तो चेक है, दूसरा पार्टीज कितनी है, मैं और रमन। ओके मैं इसका ड्रावर हूं, मैं लिखने वाला मतलब ड्रावर होता हूं। और मैं जो रमन को दे रहा हूं, कहां से दे रहा हूं मैं, मेरे बैंक से पेमेंट करो, बैंक से पेमेंट करो। बैंक कौन है, ड्रॉ भी है, बैंक पेमेंट करने वाली मतलब ड्रॉ भी। एंड रमन को पैसा मिलने वाला है, रमन कौन है, पेई, रमन कौन है, पेई। ओके इस सिचुएशन में अब सुनो मेरी बात, रमन के पास ये इंस्ट्रूमेंट आई और रमन ने क्या कर दी, ये इंस्ट्रूमेंट राकेश को दे दी। क्या कर दी, राकेश को दे दी और उसके पीछे लिखा राकेश पेड टू राकेश ऑन द स्टेज। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका एंडोर्समेंट्स। समझ में आया, एंडोर्समेंट। सर आपने जब इंस्ट्रूमेंट रमन को दे दी तो वो एंडोर्समेंट नहीं होता है, नहीं वो एंडोर्समेंट नहीं, वो एक ट्रांसफर है, एंडोर्समेंट नहीं है। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते, और एक क्वेश्चन है इसमें, वो भी डिस्कस करेंगे इजी वे में, ताकि आपको एंडोर्समेंट का कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशु एंड सरिता फॉर्म अ पार्टनरशिप टू अंडरटेक अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शिपिंग कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। दिस पार्टनरशिप इज, देखो पार्टनरशिप जब आप पर्टिकुलर पर्पज के लिए करते हो तो उस सिचुएशन में उस पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। मगर यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एक्ट विल में क्या होता है, कुछ सर्टेन टर्म्स वगैरह नहीं होते, यानी कि वो पार्टनरशिप आपके इंटेंशन के हिसाब से चलती है, उसको कोई भी वहां पर ब्रेक नहीं लगा सकता। सो ये जो पार्टनरशिप रहेंगी इस क्वेश्चन के लिए, ये पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप रहेंगी। चलो आगे चलते हैं फटाफट। As per the Minimum Wages Act, adult means a person who has completed the age of 14 years but not completed age of, कितना एज, जो भी अडल्सन पर्सन होता है, यहाँ पर 15 इयर्स देना होना चाहिए था, उन्होंने दिया होना चाहिए था। जो भी अडल्सन पर्सन होता है उसको क्या होता है, अगर हम बात करें चाइल्ड को किस कहा था, 14 to 15 इयर्स का जो भी पर्सन वर्क करता है उसको चाइल्ड कहा जाता है।
उसके बाद 15 टू 18 का जो भी पर्सन वर्क करता है उसको अडल्सन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पर्सन है अडल्सन नॉट कंप्लीटेड ऑफ द एज 18 ईयर्स, सर वो फिर 18 टू 21 को क्या कहा जाता है, उसको यंगर पर्सन कहा जाता है, यंगर पर्सन कहा जाता है। ओके चलो आगे सेव करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एवरी कंपनी शॉल इंटाइटल टू रिसीव बोनस, एवरी एम्प्लॉय शॉल बी इंटाइटल टू रिसीव बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉई। कब मिलना चाहिए बोनस उसके एम्प्लॉय से, बोलो फाइनेंशियल ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर्स एंड कैलेंडर ईयर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको कंपनी से बोनस मिलना चाहिए तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 30 डेज उसमें वर्किंग करनी होगी। कहां पर, अकाउंटिंग ईयर में, एंड अकाउंटिंग ईयर आपका आंसर रहने वाला है। चलो आगे। देन एनुअल रिटर्न ऑफ ए ओबीसी शॉल बी साइन बाय, कौन साइन कर सकता है एनुअल रिटर्न, मैं साइन कर सकता हूं, आप साइन कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टर साइन कर सकता है या कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। सुनो मेरी बात, अगर कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस किसमें दिया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपको अब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कहा गया तो डायरेक्टर को प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर हमें कौन साइन, यहाँ पर पूछा है कि कौन साइन कर सकता है, अल्टीमेटली यहाँ पर सेक्रेटरी साइन कर सकता है। सर डायरेक्टर, अरे भाई पहले प्रेफरेंस सेक्रेटरी को दे दो, उसके बाद आप दे दो डायरेक्टर को। सेक्रेटरी है क्या है आपके पास, तो आप क्वेश्चन साइलेंट है, अज्यूम करना सेक्रेटरी भी होगा, अदरवाइज डायरेक्टर। चलो सर नेक्स्ट, मिनिमम एज लिमिट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर इज। अगर आप मिनिमम एज देखेंगे होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका क्वालिफिकेशन तो छोड़ दो, देखा ही नहीं जाता, वो 20 इयर्स है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलो आगे फटाफट। नेक्स्ट, अ कंपनी कैन नॉट रिमूव डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय। देखो कंपनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय रिमूव नहीं कर सकती, डैश अपॉइंटेड डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकती। सर मैंने जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट किया, बहुत ही भारी डायरेक्टर, वो बहुत स्मार्ट दिखता है, बहुत ही भारी है। सर मैंने आईजीएम में डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग उसमें डायरेक्टर बहुत ही भारी, वो भी बंदा खतरनाक है। सर मेरे प्रमोटर है ना, उन्होंने एक डायरेक्टर लाके रख दिया। ऐसा ये डायरेक्टर जो आते हैं ना, इसको आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो, मगर जो डायरेक्टर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया गया चाहता है वो डायरेक्टर क्यों नहीं, उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो अपॉइंट करते हैं ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कहां से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मित्रों जो भी ट्रिब्यूनल का डायरेक्टर होता है वो आपकी कंपनी में सिर्फ ट्रिब्यूनल ही रिमूव कर सकता है, तो ये डायरेक्टर जो होता है कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रिब्यूनल। देखो मॉरल मैनेजमेंट रिक्वायर एथिक्स, मॉरल मैनेजमेंट जो भी होता है, मैनेजमेंट मतलब लीडरशिप, ओके। यहां पर प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन आएगा, प्रोड्यूस आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, लीडरशिप। आपने ध्यान में रखना है, मैनेजमेंट के लिए लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आई थिंक इन्होंने अगर ऑप्शन वगैरह दो दिए तो कुछ हो सकता है, देखते हैं इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, देखते हैं। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन क्या होता है, अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखोगे तो उसमें एक राइट ऑफ लीन कंसेप्ट है, वहां पर दिया गया है इज कीप द गुड्स इन हिज पोजीशन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। चलो आगे फटाफट। देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देखो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है ना, वो आईएनसी 11 में आता है क्या, यहाँ पर आईएनसी 11 में आता है। ये ऑप्शन 2 दिए, अब मुझे थोड़ा सा, मैं क्या करता हूं, एक ऑप्शन इनमें से सेलेक्ट करता हूं और बाद में उसको रिव्यू करता हूं, ठीक है चलेगा ना। मैं करता हूं डी सेलेक्ट और उसको बाद में रिव्यू कर लेता हूं। देन लॉर्ड नियॉन, लॉर्ड नेलॉन, जो लॉर्ड नेलॉन थे भाई, लॉर्ड नेलॉन ने क्या किए थे, इज रिलेटेड टू 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, जो भी पब्लिक लाइफ के रिलेटेड 7 प्रिंसिपल थे वो उन्होंने लाए थे। यहां पर मैं आप क्या करता हूं, रिव्यू करता हूं, क्योंकि मैं लास्ट इसमें क्या किया था, डी सेलेक्ट किया था। अब इसको मैं करता हूं, जो भी हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इसका आंसर ए रहने वाला है। सर हम ऐसा मेन एग्जाम में कर सकते क्या, बिंदास करो, टेंशन मत लो। चलो हो गया सबमिट आंसर। नेक्स्ट, प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब क्या होता है, देखो अगर आप क्या उसको क्या बोलते हैं, इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल इंस्टॉलमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट देखोगे तो वहां पर ये कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगी। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स, जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंगली,
मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स, जहां पर फिक्स होता है उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहा जाता है। चलो आगे, देन ट्रू और फॉल्स, ए प्रॉमिस इन रिटर्न फ्रॉम फॉर बी प्रॉमिस मींस क्रॉस प्रॉमिस। कहां से क्रॉस प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस पर कभी क्रॉस प्रॉमिस नहीं होता है। देख मेरा इंटेंशन तेरे को कैलकुलेटर देना है तो तेरा इंटेंशन मेरे को पेन देना होना चाहिए, वो होता है क्रॉस प्रॉमिस। ये हो गया आपका आंसर फॉल्स। क्रॉस प्रॉमिस का और एक एग्जांपल बोलूं, आपके पास, आपके फ्रेंड के पास आपके 5,000 है और उसके आपके पास 3,000 है, तो आपने सेटलमेंट करते हैं ना, तो आप बोलते हो भैया जो है 2,000 मुझे रिटर्न दे दे, बाकी तू काट ले, वो होता है क्रॉस प्रॉमिस। ओके, सिंपल फंडा। और एक बार बोलूं, आपके फ्रेंड के पास आपके 5,000 है और उसके आपके तरफ 3,000 है, तो आप क्या बोल रहे हो उसको, 5,000 है भैया तू 3,000 मुझे मत दे दे, 2,000 मुझे दे दे, 3,000 जो तेरे मेरे तरफ है वो डिडक्ट कर दे और बाकी की रिमेनिंग दे दे। ये होता है क्रॉस प्रॉमिस। कैसा, फिंगर क्रॉस प्रॉमिस। ओके, देन सेक्शन 65 प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट वन और मोर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट द एलएलपी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल गलत बात है। सेक्शन 65 वाइंडिंग अप के प्रोसेस के बारे में बोलता है, ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। सेक्शन 65 वाइंडिंग ऑफ एलएलपी के बारे में बोलता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। भैया इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की स्टोरी सुनो। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब जो जहां पर की एलिमेंट्स होते हैं कंपनी के, और वो की एलिमेंट्स कहां पे होते हैं आपके पता है आपको, एवरेज प्रोस्पेक्टस में होते हैं। अगर आप सेक्शन 31 सेल प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेक्शन 33 पढ़ोगे एवरेज प्रोस्पेक्टस में, तो उसमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है। ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सर बता दो। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब आपकी कंपनी बिजनेस कितना करती है, आपकी कंपनी में पेड अप कैपिटल कितना है, आपके कंपनी में डायरेक्टर कितने हैं, आपके कंपनी का नेट वर्थ कितना है, आपका कंपनी टैक्स कितना पे करती है, की हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी गिवन इन रेड एवरेज प्रोस्पेक्टस, दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन गिवन एवरेज प्रोस्पेक्टस। सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बताओ सर, जहां पर आपको बोला जाता है ये कागज का टुकड़ा दे दिया कंपनी ने, हे शेयर होल्डर सुन, ये कागज का टुकड़ा तेरे को दे रही हूं, यहां पर तूने क्या करना है, तेरे हिसाब से प्राइस डालना है और तेरे हिसाब से शेयर डालना है, which means average prospect रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब लाल लाल नहीं, ऐसा लाल पेपर नहीं होता है, वो लाल पेपर नहीं होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब जहां पर प्राइस और क्वांटिटी गिवन नहीं होती है उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। नहीं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ना लाल होता है, ऐसा एकदम लाल लाल, ऐसा नहीं होता है। ओके, चलो क्या है स्टेटमेंट, फिर फॉल्स है। नेक्स्ट, होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट में बिकम मेंबर्स ऑफ कंपनी स्वाहा। सेक्शन 89 बोलता है जो भी डिपॉजिटरी, कंपनीज एक्ट 2013, जो भी डिपॉजिटरी मतलब कौन रे भाई, डिपॉजिटरी जो भी डिपॉजिटरी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पर डिपॉजिटरी होल्डर बोल के रजिस्टर है, जो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। तो वो पार्टिसिपेंट अगर है तो उसको मेंबर कंसीडर किया जाता है। स्टेटमेंट इज ट्रू। सेक्शन 89 कभी जिंदगी में टाइम मिला तो पढ़ लेना अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट, वैल्यू चेन एज अ स्ट्रेटेजिक फेमर्स फॉर एनालाइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाज प्रमोटेड बाय पीटर डकर। क्या बात कर रहे हो सर, ये पीटर डकर ने कब लाया, नहीं लाया है पीटर डकर ने। ये जो वैल्यू चेंज फ्रेमवर्क्स किसने लाया है मैं बताता हूं आपको। ये वैल्यू चेन पीटर डकर ने नहीं लाया, ये ऑप्शन जो है फॉल्स है। अगर आपको आए ना तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको नहीं बताऊंगा किसने लाया, तो ठीक है, मेरे तरफ रहेगा वो, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ नहीं बताऊंगा। जाओ सेक्शन 92, सेक्शन एनुअल रिटर्न, सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड, 2030 लिखने को इनकी जान भी जाती है क्या, देखो ना कैसे करेक्ट। अच्छा, Section 92 of Companies Act provide that every company shall prepare an annual return in form MGT। सुनो बच्चों ध्यान से, MGT फॉर्म दिए यहाँ पर, मैं MGT फॉर्म का यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। MGT फॉर्म जो होता है, MGT फॉर्म 1 यूज किया जाता है आपको कहाँ पर, जो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है उसके लिए MGT 1 यूज किया जाता है। MGT 2 बोलो सर, MGT 2 आपके जो भी
मेंबर्स होते हैं फॉरेन मेंबर्स, उसके लिए MGT 2 यूज किया, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स के लिए MGT 3 यूज किया जाता है बच्चों। कहां पर? जो भी आपके फॉरेन मेंबर्स हैं उनके लिए। यहां पर MGT 5 का आप खुद देख लेना, वीडियो अपलोडेड है MGT फॉर्म पर। और MGT 8 जो भी CS का सर्टिफिकेट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। सर आंसर क्या है? MGT 7 आपका एनुअल रिटर्न के लिए है। अगर आप एक्सट्रैक्ट एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो MGT 9, MGT 7 एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92 फाइल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग एक्चुअली हेल्ड ऑन दैट डे। 16 डेज वहां से काउंट करना, वहां से आप क्या कर सकते हो? MGT 7 फाइल कर सकते हो। MGT 7, MGT 8 आपको देना है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है? कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट जोड़ देना है। आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है, 6 महीना हो गया है, तो इस सिचुएशन में आपको अगर फाइल करना है एनुअल रिटर्न, तो एक्सट्रैक्ट एनुअल रिटर्न बोलते हैं उसको, वो फाइल करना होता है आपको MGT 9 में। समझ में आया? ओके, चलो आगे। Next, no fine shall be imposed on any employed person who is under the age of। देखो, जो भी एम्प्लॉय होते हैं कंपनी में उस पर कोई भी फाइन नहीं लगाया जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है आपका चिल्ड्रन। जो भी एज 14 to 15 का बच्चा होता है ना, उस पर कोई भी फाइन नहीं लगा। सर एडल्सन पर हाँ लगाओ दो, एडल्सन 15 से 18 तक जो भी पर्सन होता है उस पर फाइन लगता है, मगर चाइल्ड पर कोई भी फाइन नहीं लगता है। आंसर हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं फटाफट। देन जो EIS एक्ट है वो EIS एक्ट 1948 फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन ऑन डैश सोसाइटी फॉर द एम्प्लॉय इन इंडिया। मिनिमम वेजेस, हेल्थ, जॉब, ये नहीं है, सोशल सिक्योरिटी के लिए ये EIS आया है, ये आपने ध्यान में रखना। इसको मैं सेव करता हूँ, आगे चलता हूँ। देन कंपनी whose principal business is the acquisition of shares। देखो, कंपनी का बिजनेस ही है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज, इट टर्म एज डैश कंपनी। उसको होल्डिंग, वेंचर, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और प्रिंसिपल, जो भी कंपनीज होती है उसका अगर बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। सर हमें बता दो, आप आज बता दो, हमें आज कुछ लेना देना में हमें। होल्डिंग कंपनी मतलब क्या होता है सर? देखो भाइयों, होल्डिंग कंपनी मतलब वो होती है, ये कंपनी है, ये कैलकुलेटर में अगर 1.5% शेयर होल्डिंग, ये कैलकुलेटर में ये 1.5% शेयर होल्डिंग कर रही है, कहां पे? ये पेपर है, इसमें 1.5% शेयर होल्डिंग कर रहा है, तो वो क्या बन जाता है? होल्डिंग कंपनी। हंसो मत, होल्डिंग कंपनी कंसीडर किया जाता है 1/2 शेयर। सर और कंपोजिशन ऑफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जहां पर कंपोजिट करते हैं आपकी कंपनी, वो होल्डिंग सब्सिडी कंपनी होती है। सो यहां पर आपको क्वेश्चन आया है इन्वेस्टमेंट कंपनी, सॉरी ये होल्डिंग कंपनी है क्या, उसका प्रिंसिपल, तो आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो भी कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बोली जाती है। सर वो एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी मतलब अगर आप एसोसिएट बनना चाहते हो किसी के, तो आप एटलीस्ट 20% शेयर होल्डिंग उस कंपनी में होल्ड करनी चाहिए, तब जाकर वो एसोसिएट कंपनी बन सकते हो। सर एटलीस्ट 20% मतलब 20%, मिनिमम 20% शेयर होल्डिंग आपको होल्ड करनी। सर वो क्या होता है ना, वो एक कंपनी है ना, उसको एसोसिएट के साथ साथ एसोसिएट कंपनी और वो और एक कंपनी, वो मैं डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देन दैट इज द प्रिंसिपल्स and standards that determine acceptable conduct in business organization। क्या होता है बच्चों? that is the principle and standards that determine acceptable conduct in business organization, control, responsibility, compliance, business ethics। क्या होता है ये? बिजनेस एथिक्स होता है, कंप्लायंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो ये बिजनेस एथिक्स होता है, क्या होता है ये? is the principal standards is a principle and standard that determine acceptable conduct in business organization। तो ये बिजनेस एथिक्स होता है, आपको क्या करना है, इसको सेव करना, आगे चलना। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन लेट्स मूव। which of the following is are the modes of terminating contractual relationship between कहां पे? पार्टीज। देखो क्या हो रहा है ये क्वेश्चन में, which of the following is are the mode terminating contractual relationship between the parties? Discharge,
इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। भाई तू 10 मंजिला इमारत से कूद जा, तूने मेरे काजल को हाथ लगाया, इम्पॉसिबल है ना, भाग जा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके साथ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, अगर आप परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हो तो वो भी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, जहां पर टाइम खत्म वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ओके, आईपीएल का मैच चल रहा था, आईपीएल का मैच का टाइम 7 से 10 बजे तक था, बारिश आ गई, बारिश के वजह मैच नहीं हो पाया, तो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कुछ नहीं कर सकते। आपके टिकट के पैसे गए, ऑल ऑफ दी अबव, ये टर्मिनेट के मोड है। चलो आगे, नोट्स दिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रेफर करना और कमेंट करना। अनिता एंड सोनाली आर फ्रेंड्स, ओके, सोनाली एंड फ्रेंड्स। Sonali threats Anita during the Anita illness treats. Okay, Sonali does not accept payment from Anita from treatment, and Anita promised Sonali daughter Tanya to pay her rupees 75,000. Anita, being in poor circumstance, is unable to pay Tanya sue Anita for the money. Now the judgment is made that Tanya can't recover the money from Anita. Which of the following each are the correct explanation? कौन सा correct explanation है? The agreement between Tanya and Anita is not correct. जो भी agreement है वो not correct है। उसके साथ साथ consideration accept है, उस absence of consideration है, and Tanya has not done anything from Anita। भैया ये domestic agreement होती है, कभी पढ़ लेना लाइफ में। ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जहां पर रिलेशन आता है ना, वहां पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप या एग्रीमेंट होती है, लव अफेयर्स वगैरह। तो हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस कर दिया, कल तेरे को मूवी दिखाने जाऊंगा, आज पराठे कर, लेके ही नहीं गया, रात को पराठे खाया, सो गया। कल बोला काय की मूवी, आज गुलाब जामुन बना, फिर लेके जाता हूँ। ये डोमेस्टिक टाइप्स के एग्रीमेंट है, इसमें लॉ में कोई भी वैल्यू नहीं है इसकी। सो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। चल नेक्स्ट, हंसो मत। The term sub-agent in the business of agency is defined as a person employed by and acting under the control of the। देखो सब एजेंट किसके बिहाफ पर काम करता है? मैं हूँ, आप हैं। मैंने बोला मैं प्रिंसिपल, आपको बोला मेरे गुड्स सेंड कर, आप बेच दो, आप मेरे बिहाफ पर वर्क करें, आप बन गए एजेंट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। और आपने किसी थर्ड पर्सन को लगाया आपके बिहाफ पर, तो वो बन गया सब एजेंट। तो यहाँ पर सब एजेंट इन द बिजनेस एजेंसी इज डिफाइंड एज ए एम्प्लॉयड पर्सन बाय एक्टिंग, ओरिजिनल एजेंट के बिहाफ पर वो एक्टिंग कर सकता है, ये आपने ध्यान में रखना। ओके गाइस, अंडरस्टैंड जी, अंडरस्टैंड। चलो, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कैसे होता है ब्रीच? ऐसा तोड़ दिया, ऐसा फाड़ दिया, ठीक, जा आज से ब्रेकअप, ऐसा कर सकते हैं ब्रीच। क्यों होता है ब्रीच, कैसे होता है ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच, कुछ रीजन के कारण एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है और एक्चुअल ब्रीच भी होता है। सो यहाँ पर आपका आंसर है ए और बी। समझ आ गई, एग्जाम में आती, दिल में तोड़ने की बात मत करना। व्हाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरीड आउट एट लीस्ट वंस इन एवरी प्लेट्स ऑफ। कलर दे दो, उसके साथ साथ व्हाइट वॉश करो, साफ सफाई करो, दीपावली है, ऐसा ना। कंपनी में भी दीपावली मनाई जाती है, वो कब मनाई जाती है? कंपनी बोलती है हम भी दीपावली मनाएंगे, मनाओ। मोदी जी बोलते हैं मनाओ, भाइयों बहनों कलर पेंट यूज करना है तो अपने इंडिया का ही एशियन पेंट यूज करो, तो मनाओ, कलर पेंट करो, हमें क्या, वॉश करो। कौन सा स्वच्छ भारत? आप 14 मंथ्स में एक बार फैक्ट्रीज एक्ट में देखोगे प्रोविजन, तो उसके तो वहां पर क्या कर सकते हो, वॉश एंड कलर वॉश शुड बी कैरीड आउट एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड्स ऑफ 14 मंथ्स। ये ध्यान में रखना है। मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा बिल्डअप रहती है माइंड में और आप लॉन्ग टाइम तक ये याद रखते हो। सो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कर रहा हूँ। फाइनल के लेक्चर देखना, मैं कोई भी मजाक मस्ती नहीं करता उसमें, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता, इतने खतरनाक कंसेप्ट होते हैं। और फाइनल के बच्चे ऐसे रहते हैं, क्या मिल रहा है देख लो और कट अप लो। देखो क्वेश्चन आ रहा है नया। The term family as defined in EASA Act 1948 does not include spouse। अपनी बीबी को इंक्लूड नहीं करेगा क्या? यस करेगा। हस्बैंड को इंक्लूड करेगा, माइनर अडॉप्टेड चाइल्ड ये भी इंक्लूड करेगा, उसके बाद डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इसको भी इंक्लूड करेगा,
जो भी इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यह आपने ध्यान में रखना है बच्चों। बेयर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय, क्या होता है, सुनो मेरी बात। जिंदगी में आज तक आपने किसी ने भी आपको ये डिस्कस नहीं हो किया होगा, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं पहली बार लाइफ में। ये चेक है, ये चेक है, जो भी वीडियो देख रहा है, ये चेक मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये चेक मैं खुद लिख रहा हूं और तुम्हें दे रहा हूं। पैसे कितने, 5 रुपए, टेंशन मत लो, ये चेक मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब यहां पर मैंने क्या किया, अगर आप चेक देखोगे तो वहां पर बेरर चेक ऐसा होता है, हर एक चेक में बेरर होता है। ओके, ये चेक मैंने फाड़ा तुम्हारे नाम पे, तुम्हें दे दिया, तुमने क्या किया, वहां से बैंक में पैसे उठा लिए। सर सुनो मेरी बात, आप मुझे बहुत क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैं बोल रहा हूं बच्चा पूछ क्वेश्चन। सर ये अकाउंट पे चेक, बेरर चेक, ऑर्डर चेक क्या होता है, मुझे सारा एक्सप्लेनेशन चाहिए। और स्टेलन चेक क्या होता है, मुझे सारा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आज आपसे बताता हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेरर चेक, मैंने क्या किया, चेक आपसे नाम पर लिया, पार्टी लिख लो। चेक जो मैं लिख रहा हूं उसको ड्रावर कहते हैं, आपके नाम पर लिख रहा हूं। जो मेरे बैंक होती है ना आपको पैसे देने वाली, वो ड्रॉवी होती है। ओके, ड्रॉवी होती है और आप होते हो पे। अब जो बेरर वर्ड होता है ना, बेरर वर्ड के वजह से क्या होता है, अगर आप वो चेक आपके नाम पर लिखा, मैंने आपको दे दिया, आप किसी भी इंसान को या कुत्ते को भी भेज दो वहां पर बैंक में, एक कुत्ता है उसको भी भेज दो बैंक में, उसको भी पैसे मिलेंगे उस बेरर चेक पर। समझ में आई बात, कुत्ते के गले में डाल दो वो भी पैसे लेके आएगा। ओके, सो ये बेरर चेक होता है। बेरर, अब ऑर्डर चेक क्या होता है, सुनो मेरी बात। जो बेरर वर्ड होता है ना उसको काटते हैं, बेरर वर्ड को काटते हैं। चेक कभी देखना आज, उसको काटने के बाद हमने क्या किया, आपको चेक दिया। अब ये चेक आप ही क्या कर सकते हो, बैंक से ला सकते हो, ये बात समझना। आपके नाम पर ही वो चेक का पैसा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब तीसरा स्टेलन चेक। चेक की वैलिडिटी कितनी होती है भैया, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स अगर वैलिडिटी है और 3 मंथ्स वैलिडिटी है, अगर मैंने आपको आज चेक दिया और आपने 6 महीने के बाद वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो वो स्टेलन एक्सपायर हो गया ना, इसको स्टेलन चेक बोलते हैं। समझ में? नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आ रही है। सर ये अकाउंट पे ही चेक क्या होता है, भैया सुनो मेरी बात। जो भी वीडियो देख रहा है, राम श्याम काम को जो भी है, आपके नाम पर मैंने चेक फाड़ा, आपके नाम पर चेक फाड़ा और यहाँ पर मैंने अकाउंट पे ही चेक कर दिया। अकाउंट पे ही चेक का मतलब वहां से आप गट्ठी उठा के नहीं ला सकते, कैश नहीं ला सकते, वो सीधा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। बात समझ में? अकाउंट में डिपॉजिट होगा, उसको अकाउंट पे। सर सुनो मेरी बात, आज भी मुझे क्वेश्चन है, बेरर चेक पर हमने सुना है, कहीं सदियों से सुना है हमने कि वो बेरर चेक इंडोर्स नहीं कर सकते हम। बिल्कुल सही सुना है, बेरर चेक को आप कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकते, उसको बेरर चेक ही कहा जाता है, क्योंकि वो बेरर चेक इंडोर्समेंट नहीं किया जाता है। अल्टीमेटली वो बेरर चेक आपको दिया जाता है, आप किसी को भी वो बेरर चेक आपके नाम पर दे सकते हो, उस पर कोई भी खाना खोट नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे जो भी चेक है, ऑर्डर चेक आप क्या कर सकते हो, किसी और को इंडोर्स कर सकते हो, पीछे नाम लिखकर ऑर्डर चेक इंडोर्स कर सकते हो। पीछे इंडोर्स करना मतलब उसका पीछे नाम लिखना और उसको देना। आपके पास मैंने चेक दिया, आपने आपके फ्रेंड को दे दिया, दिस इज ए इंडोर्समेंट। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में लिख लेना, मैं क्लियर करूंगा आगे। चलो क्या हो गया फिर, ये बेरर चेक, बेरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय क्या, नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी ओनली होता है। हाँ ओके, ये जो भी बेरर चेक होता है ये क्या किया जाता है, डिलीवरी ओनली। ओके, तो इसका कोई भी किसी भी तरह से ये नहीं होगा। मैं एक बार आपको वो थ्योरी बता दूंगा। क्या होता है बेरर चेक, डिलीवरी ओनली। समझ में आया? Next, when the day on which the promissory notes or bill of exchange, okay, is at mature at public holiday, the instrument shall be deemed to be due on the course. जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, जब भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट आएगी तो नेक्स्ट प्रेसिडिंग डेज में वो आपको इंडोर्समेंट क्या हो जाएंगी, वैलिड कंसिडर किया जाएगी, वहां से आप अमाउंट रिसीव कर सकते हो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी में अप्लाई टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एलएलपी एंड ओनली इफ, कब अप्लाई कर सकती है बच्चों? ओके बच्चों बोलो, कब अप्लाई कर सकती है कंपनी? कब कब अप्लाई कर सकती है, सोचो। देखो, देयर नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इट्स असेट substituting or enforce at time of application. Okay, any partners of LLP to which convert compare all shareholders of the company, then no one else become a partners of the LLP which its convert other than the existing shareholder company. all of the above है, एक बार आराम से इसको पढ़ना, कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, जहां पर लगता है वहां पर एक्सप्लेनेशन। आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज डज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ कंपनी टू एलएलपी। द कंपनी हैज अप्लाई विद द रजिस्टर बाय फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? ये स्टेटमेंट जो है ना, द नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकती है, द डेट ऑफ विच द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेट ये भी कर सकती है, इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ये भी फाइल कर सकती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं ये होगा, क्या होगा देखो, कंपनी हैज अप्लाई टू रजिस्टर, ये है फॉर्म नंबर 15, ये नहीं यूज किया जाता है। द स्टेटमेंट बाय इट्स शेयर होल्डर्स इन फॉर्म नंबर 15 इंक्लूडिंग रिक्विजिट फीस, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। Next, XYZ Limited issue notice for holding of annual general meeting on 30th September 2019. The notice was posted to the member. उसके बाद on 17 September 2019, some members of the company alleged that the company had not complied with the provision of Companies Act 2013, referring to the provision of the Companies Act 2013. This side of the following statement is correct. देखो, जब भी आप नोटिस शेयर करते हो ना, तो 21 डेज की क्लियर नोटिस शेयर करनी है। सर वो 21 डेज की नोटिस क्लियर कैसे करनी है? 4 डेज उसमें से क्या करना है? एक्सक्लूड। जब भी नोटिस करते हो शेयर, तब 25 डेज की नोटिस शेयर करनी होती है। यहाँ पर आपने नोटिस कब कर दी? सितंबर 17 को। और मीटिंग कब ले रहे? एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर 2019। और नोटिस कब पोस्ट कर रहे हो आप? 17 को पोस्ट कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में जो भी नोटिस होंगी वो शॉर्टर नोटिस कंसीडर की जाएंगी, और इसके वजह से यहाँ पर डेट काउंट करेंगे तो 24 डेज ही हो रहे हैं, तो उसके वजह से 20 डेज ये नोटिस जो होंगे, मीटिंग वाज नॉट वैलिड, ओनली 20 डेज नोटिस वाज सर्वाइव्ड। ओके, बच्चे बहुत सोसाइटी में गलतियां करते हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा ना। मिस्टर एक्स के ड्राव अ चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर पीके, मेरे नाम पे, who was 17 years old. Mr. PK, I'm not 17 year old. PK settled his rental due by endorsing the check in favor of Mr. RK. Endorsing the, okay, the owner of house in which he stayed. The check was dishonored when Mr. RK presented it for payment on the grounds of inadequacy funds. Otherwise, Mr. RK, how she can मिस आर के, सॉरी मिस्टर है, ये मिस आर के है ना, मिस आर के हाउ सी कैन प्रोसीड टू कलेक्ट हर ड्यूज, कैसे प्रोसीड कर सकती है? उसके पास एक ऑप्शन है भैया, वो क्या कर सकती है? इन दोनों को भी क्या कर सकती है? दोनों को भी यहाँ पर कंपेंसेशन के लिए ये कर सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर आर के कैन प्रोसीड अगेंस्ट मिस्टर एस के टू कलेक्ट हर ड्यूज। तो मिस्टर आर के, मिस आर के यहाँ पर क्या कर सकती है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टीज को क्या कर सकती है? जो भी आर के है, आर के कैन प्रोसीड अगेंस्ट एस के। अल्टीमेटली चेक देने वाला कौन था? आर के था। पीके बस इंडोर्स, यानी कि पीके ने क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। पीके उसके वजह से डिफॉल्ट नहीं कर माना जाएगा, क्योंकि आर के का डिफॉल्ट है, इसलिए यहाँ पर आर के रिस्पॉन्सिबल रहेगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following disqualification of a person for appointment as a director under Companies Act 2013? कौन सा डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते? डिस्क्वालिफाइड पर्सन। यहाँ पर अगर बात करें डिस्क्वालिफाइड पर्सन की,
तो इस सिचुएशन में आपने ध्यान में रखना है कि ही इज विच ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2000। साउंड माइंड है तो वो डायरेक्टर बन सकता है। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ओके, ही इज अप्लाई एजुकेटेड इंसॉल्वेंट इज पेंडिंग। तो यहाँ पर आपका ही हैज बीन, जो भी डायरेक्टर विच आर डिस्क्वालिफाइड, विच इज आर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर अंडर कंपनी। जब भी आप डायरेक्टर क्या करते हो, अपने आप को एज ए डायरेक्टर कंपनी में एज ए डायरेक्टर जाना चाहते हो कंपनी में, तो आपके पास कंपलसरी डिन होनी चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। यहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। चलो आगे फटाफट। डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन नोटिस बाय, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर व्हिचएवर इज लोअर। देखो स्मॉल शेयर होल्डर कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसकी भी नॉमिनल वैल्यू बोलता हूं मैं, नॉमिनल वैल्यू 20,000 तक है, उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलते हैं। सो यहां पर आपका जो आंसर रहने वाला है सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेथा एथिक्स डील विथ, मेथा एथिक्स जो भी डील करता है वो मॉरल जजमेंट के लिए करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोनस शेयर्स में बी इशूड, बोनस शेयर्स कहां से इशू किए जाते हैं, एनी ऑफ दी अबव। आप फ्री रिजर्व भी यूज कर सकते हो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज पर सेक्शन 52 भी यूज कर सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एज पर सेक्शन 69 ये भी यूज कर सकते हो। यहां पर आपका एनी ऑफ दी अबव हो गया आंसर। लास्ट एंड बेस्ट आंसर आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट हो गई खत्म। जो भी मॉक टेस्ट है आपके यहाँ पर कहाँ दिए है, हमने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको जाकर देख लेना, लिंक भी दे दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। चलो गाइस, मिलते हैं जल्दी इनकम टैक्स के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।